हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन एग्जामिनेशन क्वेश्चन हम आगे बढ़ा रहे हैं। इन दिस वीडियो में कवर करने वाला हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी न्यू सिलेबस 2016, जिसका पहला एग्जाम हुआ था जून 2017 में। तो जून 2017 ऑनवर्ड्स हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। जून 2017 का कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो स्टार्ट कर रहे हैं विद दिसंबर 2017। मैं स्कैनर से क्वेश्चन कर रहा हूं। आपके पास कोई भी सोर्स है जिसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, वो आप रेफर कर सकते हैं। यहां पर बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूं पहले तो असेसमेंट ईयर 2020-2021, ठीक है, जो एप्लीकेबल है हमारा जून 2020 एंड दिसंबर 2020 में। कुछ क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में मिस्टेक है, क्योंकि स्कैनर में कॉपी बिल्कुल इंस्टीट्यूट के आंसर को कॉपी पेस्ट किया जाता है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर भी वो आपको मिस्टेक देखने के मिल सकती है। और कुछ क्वेश्चंस क्योंकि इनकम टैक्स का पेपर है तो रेगुलर अमेंडमेंट होती हैं, तो वहां पर स्कैनर में जब क्वेश्चन को अमेंड किया गया है तो कुछ ऐसी डेट्स को अमेंड कर दिया गया जिसको अमेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसमें आपको मैं चेंज कराऊंगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिसंबर 2017 का क्वेश्चन मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं। दिसंबर 2017 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि जून 17 में क्वेश्चन हमारे स्कैनर में भी अवेलेबल नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का। ठीक है, और बेटा पहली बात तो ये जो स्कैनर में भी आपको आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है। रीजन बीइंग, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय और आज असेसमेंट 2021 को मैं कंपेयर करता हूं तो यहां पर कंसेप्ट चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये लास्ट ईयर ही फाइनेंस एक्ट 2019 में ही अमेंड किया गया है। तो यहां पर जो आंसर आपको क्वेश्चन का देखने के लिए मिलेगा वो रॉन्ग है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। सुरभि हैज 2 houses, both of which are self occupied. Now यहीं पर रुक जाइए बेटा, both of houses are self occupied. Up to assessment year 1920, only for one self occupied house बेटा NAV नील हुआ करती थी। ठीक है, अगर एसएससी के पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज हुआ करते थे तो एक हाउस की एनएवी नील और बाकी हाउसेज को डीम्ड लेट आउट की कैटेगरी में रखा जाता था। However, from assessment year 2021, for 2 self-occupied houses, NAV shall be nil. ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। तो ये क्वेश्चन यहां पर लिखा है सुरभि के पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हैं। ठीक है, तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दैट टाइम एक हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक हाउस डीएलओ की कैटेगरी में होता और अकॉर्डिंगली इनकम कैलकुलेट की जानी चाहिए थी। हाउएवर अभी अगर मैं बात करता हूं बेटा प्रेजेंट लॉ के हिसाब से, अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस हैं तो दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस की एनएवी नील होगी। ठीक है, एनएवी नील होगी। तो यहां पर जो सॉल्यूशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन अब आगे पढ़ते हैं। You are required to compute Surbhi's income from house property for assessment year 2021 and suggest which house should be opted by Surbhi to be assessed as self-occupied so as her tax liability is minimum. ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन पुराना है। करंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का अगर आ जाता है जहां पर केवल 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज हैं तो वहां पर आप ये नोट दीजिएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ब्राइट है, जून में भी आ सकता है, दिसंबर में भी आ सकता है। वहां पर आप लिखेंगे अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 हो जाते हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या ट्रीटमेंट होगा। तो वहां पर आप लिखेंगे अप टू असेसमेंट इन 1920 ओनली वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस was tax free and another self occupied house used to be taxable as deemed let out. However, from assessment year 2021 NAV for 2 self occupied houses are nil. तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर दोनों ही हाउसेस से जो इनकम होगी वो कैलकुलेट नहीं की जाएगी, आपको NAV nil लेनी है। यहाँ पर दोनों हाउसेस की इंफॉर्मेशन दी गई, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन बेकार है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, वो क्या होगा, इंटरेस्ट, वो मैं बताता हूं। तो यहाँ पर बेटा दोनों ही हाउसेस की जो एनएवी होगी वो नील ली जाएगी।
माइनस इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटरेस्ट फर्स्ट हाउस का नील है, सेकंड हाउस का 55 है। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने बताया था बेटा दोनों ही हाउसेज में जो डिडक्शन हो सकती है, दोनों ही हाउसेज में जो इंटरेस्ट की डिडक्शन हो सकती है, ठीक है, वो आपकी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन को रुक जाइएगा, ध्यान से दोबारा पढ़िएगा। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट ईयर। बेटा ये 55,000 का इंटरेस्ट दिया गया है, 55,000 का इंटरेस्ट दिया गया है, बट आपको याद होगा जब इंटरेस्ट पे किया जाता है ऑन अ लोन विच इज बोरोड फॉर रिपेयरिंग और रिनोवेशन, तो वहां पर जो मैक्सिमम लिमिट होती है इंटरेस्ट की वो 30,000 होती है, ठीक है। तो यहां पर हम 55,000 नहीं ले सकते, हम मैक्सिमम कितना माइनस करेंगे, केवल 30,000 माइनस करेंगे। तो हाउस 1 से इनकम आएगी निल, हाउस 2 का लॉस आएगा 30,000। सो बेसिकली देयर इज अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000, ठीक है। स्कैनर में या सजेस्टेड में जो आंसर है उसको काट दीजिएगा क्योंकि लॉ चेंज हो चुका है। डन, ओके। तो अब तो पहले से बहुत आसान हो गए क्वेश्चन। अगर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज हम, अगर अब एग्जाम में आने के चांसेस, ठीक है, एग्जामिनर इस एग्जाम में तो पूछ सकता है, बट अब एग्जामिनर अगर डीएलओ का कंसेप्ट पूछना चाहता है तो एग्जामिनर वहां पर आपको 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज देगा। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको वहां पर 3 कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2018 टू ब्रदर्स राम एंड शंकर आर को ओनर्स ऑफ ए हाउस। पहले देख लेते हैं, जून 2018 का क्वेश्चन है और ये 7 मार्क्स का है। जून 18 7 मार्क्स, और बेटा 7 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन काफी बड़ा है ये, जी हाँ 7 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है। टू ब्रदर्स राम एंड शंकर आर को ओनर्स ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर्स। एक घर है, ठीक है, उसके दो इक्वल को ओनर्स है, राम एंड शंकर। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000 एंड 2001। प्लीज इसको करेक्ट कीजिए बेटा। स्कैनर में क्वेश्चन को अमेंड करते हुए इस डेट को अमेंड कर दिया गया, मगर अगर इस डेट को अमेंड करते हैं तो क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर है, वो बेकार हो जाता है। यहां पर 2000 2001 की जगह आप लिखिए 98 99 प्लीज। अगर आप स्कैनर क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पर आपको नजर आ रहा है 2000 2001, उसको काट कर वहां पर कर लीजिएगा। अगर वहां पर आपको लिखा आ रहा है 2000 2001, ठीक है, या कोई भी डेट अगर आपको नजर आ रही है, ठीक है, इस डेट की जगह आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे 1998 99, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कंस्ट्रक्ट कब की गई थी, ये 1998 99 से में कंस्ट्रक्ट की गई थी, मतलब बिफोर 14 1999। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स एंड इट इज सिचुएटेड एट सेलम। एक ही घर है, क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है बेटा। एक ही घर है और इस घर में 8 यूनिट्स हैं, ठीक है, एक ही घर है, सिंगल हाउस है, इसमें 8 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सेलम में है, कोई प्रॉपर जगह से कोई मैटर नहीं करेगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ये हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेजिडेंस। दोनों ने एक एक यूनिट को रहने के लिए इस्तेमाल किया, मतलब ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ठीक है, ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। एक यूनिट राम ने और दूसरी शंकर ने, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनएवी क्या होती है नील, क्वेश्चन कंसेप्ट डिस्कस करते हुए बताया था आपको। जब कोनर का क्वेश्चन होता है तो क्या बताया था, कोनर के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट होती है उनकी इनकम अलग अलग कैलकुलेट कीजिए और जो लेट आउट होती है उसकी इनकम इकट्ठा कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और बाकी की जो यूनिट्स हैं, ठीक है, 6 यूनिट्स लेट आउट, 6 यूनिट्स को बेटा किराए पर दे दिया गया, ठीक है। और एक यूनिट का जो किराया है ये है 14,000 पर यूनिट पर मंथ, ठीक है, 14,000 पर मंथ पर यूनिट, ओके जी। द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 9 लाख। हाउस की जो टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू है पूरे घर की एमवी 9 लाख। आगे म्यूनिसिपल टैक्स 10%,
म्यूनिसिपल टैक्स का जो रेट दिया गया है 10% दिया गया है, ठीक है। एंड पे ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो म्यूनिसिपल टैक्स है बेटा ये पे किया गया है, मतलब आपको इसकी रिडक्शन मिलेगी लेट आउट के पोर्शन में, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो एनीवे से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। द अदर एक्सपेंसेस आर रिपेयर 90,000, बेटा रिपेयर 90,000 दिया गया, यूज नहीं होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 15,000 यूज नहीं होगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, जी हाँ, पूरे घर का जो इंटरेस्ट है ये यूज होगा 3,50,000, 3,50,000 पूरे घर का है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं 1 यूनिट का निकालता हूं तो 1 यूनिट का आ जाता है 43,750 रुपए, ठीक है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ लेट आउट रिमेन वैकेंट फॉर 4 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर। जो 6 यूनिट किराए पर दी गई हैं बेटा, इसमें से 1 यूनिट वेकेंट है, 1 यूनिट वेकेंट है कितने महीने के लिए? 4 मंथ्स। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर के हिसाब से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा क्वेश्चन है ये। आगे, Rama could not occupy 1 unit for 6 months as he was transferred to Bangalore। ये जो रामा है इसका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, ठीक है, ये जो 6 महीने के लिए यूनिट्स है, यूनिट वेकेंट फॉर 6 मंथ्स। तो राम का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है वो 6 महीने के लिए खाली रहा, क्यों? क्योंकि वो जॉब के लिए बेंगलोर शिफ्ट हो गया सेलम से। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस, उसके पास कोई और घर नहीं है। बेटा अब जरा एक बार कंसेप्ट को ध्यान से रिवाइज कीजिए। मैंने क्या आपको बताया था? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कहने पे नील होती है अगर एसएससी के पास एक ऐसा घर है जो वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एसएससी के पास कोई दूसरा घर नहीं है और इस मकान को किराए पर नहीं दिया गया है, तो इस घर की भी एनेवेनिल होती है। मतलब ये जो वेकेंट हाउस है, ठीक है, एज गुड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 6 महीने के लिए कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अदर प्लेस। तो ये पूरे 12 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी में रहेगा और पूरे 12 महीने की एनएवी नील ही इसकी रहेगी, ठीक है। इसका मतलब हाँ, अगर ये किराए पर दे देता तो फिर इससे आप इनकम कैलकुलेट करते हैं, बट पूरे 12 महीने के लिए एनएवी क्या होगी? नील होगी, ठीक है जी। मतलब एग्जामिनर ने यहां परेशान करने के लिए दिया, आपको इस पर नोट जरूर लिख दीजिएगा। बिकॉज ही कुड नॉट ऑक्यूपाइड हाउस फॉर 6 मंथ्स because of his employment and house is vacant, ठीक है, NAV shall be nil and it shall be treated as self occupied for 6 months, that's it, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। आगे भी है कुछ? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। अदर इनकम ऑफ राम एंड शंकर आर 350 एंड 180। रामा की अदर इनकम है 3,50,000, शंकर की अदर इनकम है 1,80,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। को ओनर ने ड्यूरिंग द ईयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एक और, एग्जामिनर ने सब पॉइंट इन्वॉल्व कर दिए। को ओनर्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 एज अनरिलाइज्ड रेंट फॉर 16-17 एंड 50,000 एज एरियर ऑफ रेंट। अनरिलाइज्ड रेंट मिला है 50,000, एरियर ऑफ रेंट मिला है, सॉरी, अनराइज्ड रेंट 1,40,000, 50,000 एरियर ऑफ रेंट, बोथ आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। और नए कानून के हिसाब से दोनों पर ही 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। मतलब ये भी हम ऐड करेंगे लेट आउट की इनकम कैलकुलेट करते हुए। आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है और बाकी दोनों ब्रदर की इनकम निकालनी है टोटल। फाइनली क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। को ओनरशिप में मैंने आपको क्या बताया था? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की इनकम बेटा अलग अलग निकालिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की इनकम अलग अलग निकालिए, ठीक है। Calculation of income from self-occupied units. Ram and Shankar, बेटा दोनों इक्वल को ओनर हैं तो जो दोनों की इनकम निकलेगी वो भी इक्वल ही निकल कर आएगी। यहां पर NAV नील माइनस इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट ही माइनस होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट का इंटरेस्ट है 43,750 सॉरी 43,750। अब वो जो डेट चेंज कराए थे उसका रेलेवेंस देखिए बेटा, उसका रेलेवेंस देखिए, ठीक है। एग्जाम में जो डेट आई थी हमें यही रखनी है, इसको चेंज नहीं करना है। अगर चेंज है आपके क्वेश्चन में 2000, 2001 या और कुछ दे रखे उसको कर लीजिए 9899। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में इंटरेस्ट की लिमिट होती है 30,000 और कंडीशन पूरी होने पर हो जाती है 2 लाख, ठीक है। और दोनों ही ओनर को अलग अलग डिडक्शन मिलती है। अगर
2 लाख रुपए की लिमिट लेनी है तो उसके लिए सेक्शन 24 में कंडीशन थी दैट हाउस लोन वाज टेकन ऑन और आफ्टर 1499 एंड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 इयर्स। अगर हाउस 1998 99 में ही बनकर तैयार हो चुका है, इसका मतलब बेटा ये लोन वही, और कोई इन्फॉर्मेशन दी गई बेटा इस इन अदर वर्ड्स लोन कब लिया गया होगा? लोन लिया गया होगा बिफोर 1499, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन होती है लोन के लिए, ठीक है, वो पूरी नहीं हो रही है तो आप 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं ले सकते। इन दैट केस ये जो 43,750 रुपए का इंटरेस्ट अवेलेबल है ये माइनस नहीं होगा, मैक्सिमम माइनस कितना होगा? केवल 30,000 होगा। ये लिख दीजिएगा, या तो ऐसे ही काट कर लिख दीजिएगा, ठीक है, और इस पर स्टार बनाकर आप नोटिंग दीजिएगा, ठीक है। तो ये होगी 30,000 और ये होगी 30,000, आप वहां पर लिख देंगे। नोटिंग बहुत देनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। लोन वाज टेकन, हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 98-99, डिडक्शन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फॉर इंटरेस्ट और लोन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000 रुपीज ओनली। ये आपको नोट देना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, बराबर हो गया, आगे बढ़े। ये हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब पढ़ते हैं बेटा लेट आउट की इनकम। लेट आउट की इनकम निकालनी है। पहले लेट आउट की यहाँ पर थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन आपको करके दे देता हूँ। लेट आउट, ठीक है, फिर इनकम निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट शीट, चलो आप तो कंटिन्यू कीजिए, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको लेट आउट की इनकम निकालनी है, लेट आउट की इनकम निकालनी है, और लेट आउट की इनकम निकालनी है फॉर 6 यूनिट्स। तो पहले तो आप निकालिए ER फॉर 6 यूनिट्स, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 6 यूनिट्स। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपको क्वेश्चन में केवल म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है, तो MV FRV विच इज हायर कंपेयर टू SR विच एवरेज लोअर, केवल एक ही इंफॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ पर बेटा म्यूनिसिपल वैल्यू लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हमारे पास है 9 लाख, 9 लाख का प्रोपोर्शनेटली 6/12 सॉरी 6/8 होगा। ER ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, शायद निकाला हुआ है मैंने, वहीं से लेने टाइम बच जाएगा 675, ठीक है। AR एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो 6 यूनिट किराए पर दी गई है जिसमें से 1 यूनिट वेकेंट है 4 महीने के लिए, तो एक्चुअल रेंट को थोड़ा ध्यान से निकालना है। तो 5 यूनिट्स का किराया 14,000 12 महीने का, मगर जो 1 यूनिट है इसका किराया बेटा 14,000 कितने महीने का? ये हो जाएगा आपके पास फॉर 6 महीने के लिए वेकेंट थी, 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वेकेंट थी, तो 8 महीने का किराया आप निकालेंगे। ठीक है, ये जो टोटल निकल कर आएगा आपके पास, ये निकल कर आएगा 8,40,000 और 1,12,000, टोटल आएगा 9,52,000। वैकेंसी आ गई, बी केयरफुल। वैकेंसी में 3 केस बताए थे। केस 1 क्या था? इफ AR इज मोर देन ER, इफ AR इज मोर देन ER देन GAV इज इक्वल टू AR। AR ER से ज्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर जो GAV होगी हमारे पास वो होगी AR। याद है वैकेंसी की 3 सिचुएशंस बताई थी? नहीं ध्यान है तो एक बार जाके लेक्चर को दोबारा देखिएगा। वैकेंसी की 3 सिचुएशन होती है। सिचुएशन नंबर 1 जब AR ER से ज्यादा होता है, नंबर 2 जब AR ER से कम होता है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, नंबर 3 जब AR ER से कम होता है फॉर अदर रीजन। ये पहली सिचुएशन हमारे पास है। तो यहाँ पर GAV होगा हमारे पास 9,52,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स है 10%, 9 लाख का 10%, ये आएगा 90,000। हाउएवर ये तो पूरे घर का है, हमें चाहिए केवल 6 यूनिट का, हमें चाहिए 6 यूनिट का, तो ये होगा 67,500। तो बेटा टोटल बैलेंस हमारे पास आएगा 8,84,500, 8,84,500 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ये आपके पास आएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूं, 2,65,350 और इंटरेस्ट लेट आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट कितना आएगा? टोटल इंटरेस्ट हमारे पास था, अच्छा 1 यूनिट का कितना निकाला था हमने?
एक यूनिट का है 43750। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 350 को 6/8 कर दीजिएगा। ठीक है, 6/8 कर दीजिएगा। ये आएगा बेटा 262,500। ठीक है, ये है करंट ईयर की इनकम, ये है करंट ईयर की इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन। ठीक है, करंट ईयर की इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन ये हमारे पास आ रही है 3,56,650। अब ध्यान रखिए, करंट ईयर में पुराने सालों का एरियर भी रिसीव हुआ है और अनलाइज्ड रेंट भी रिसीव हुआ है। ठीक है, तो एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट कितना रिसीव हुआ है? एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हुआ है 50,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की मिलेगी 15,000, टैक्सेबल 35,000। ठीक है, एंड अनरिलाइज्ड रेंट, इसकी नोटिंग देनी होगी। अनराइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट्स आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एंड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड। अनराइज्ड रेंट कितना है? 140 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 42, तो ये हो जाएगा बेटा 98। सो ये आपके पास है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम लेट आउट यूनिट्स। ठीक है, लेट आउट यूनिट्स से कितनी होंगी? ये हमारे पास आ रहा है 4,89,650। ठीक है जी, वहां इस क्वेश्चन में सब चीज करेक्ट है, सिर्फ एक वो जो डेट है वो आपको रॉन्ग दी गई, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। दैट्स इट। ये लीजिए बेटा, ये हमारे पास आ गया है। अब आपको निकालनी है टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम आपको निकालनी है, तो कैलकुलेशन ऑफ और से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 राम एंड शंकर। चलिए, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। देखिए टोटल इनकम कितनी निकाली है? टोटल इनकम निकाली है बेटा 489,650। ठीक है, दोनों को कितना मिलेगा? इसमें राम का कितना होगा और शंकर का कितना होगा? 50% हो जाएगा, तो 489,650 डिवाइड बाय 2 इट कम्स आउट 2,44,825। 244,825 मतलब दोनों को बराबर यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये होगी हमारे पास 244,825, 244,825। ठीक है, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 30,000, 30,000। तो ये हो गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,14,825, 2,14,825 और इसमें अदर इनकम ऐड कर देंगे। अदर इनकम क्वेश्चन में गिवन थी अदर इनकम, रामा की अदर इनकम है 350 और शंकर की अदर इनकम है 180। सो ये हो जाएगी टोटल इनकम, ये हमारे पास हो जाएगी टोटल इनकम। $764,825, सॉरी 564 होगा ये, 564 और ये हो जाएगा 394,825। दैट्स इट बेटा, यहाँ निकालना है, टेक्स्ट में निकालना, तो आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, 7 नंबर में ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स एग्जामिनर आपसे डिमांड कर चुका है। एग्जाम में ये आता है
अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है तो वेल एंड गुड, एग्जाम में अदरवाइज बेटा यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। हाउएवर आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस की, ताकि एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो। सिर्फ ये अकेला क्वेश्चन एक भारी भरकम आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन दिसंबर 2018 और ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्क्स का। सो हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस की जो एवरेज आपको नजर आ रही है वो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आसान है और यहाँ पर भी आपको डेट को एक चेंज करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक्चुअल पूछा गया था उसकी जो डेट थी यहाँ पर चेंज की गई है और उस डेट को चेंज करने की वजह से आंसर आपका अलग हो जाएगा। Mr. Chaturvedi has 3 house properties in various parts of India. The details are given below. Delhi, Chandigarh, Kolkata. Uses self-occupied, let out, let out. एक self occupied house है, NAV nil हो जाएगी, ठीक है। बाकी दोनों की इनकम आपको निकालनी है। Rent received, fair rent, municipal value, standard rent, municipal tax due, municipal tax paid, interest on borrowed capital 280, 140, 150. Note all the properties were acquired constructed after 1/4/2012, 1/4/2012, ठीक है। यहां पर अगर आप डेट को चेंज नहीं भी करते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में डेट चेंज करने की वजह से हमारा आंसर चेंज हो रहा था। यहां पर बहरहाल आपको कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ जो एक्चुअल डेट क्वेश्चन में दी गई थी वो 2010 दी गई थी, तो चाहे आप 2010 पढ़ें 2012 पढ़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर सेम हमारा यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिल्ली का हाउस है, चंडीगढ़ एंड कोलकाता, ठीक है। ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, लेट आउट। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए जीएवी, ठीक है। जीएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड माइनस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू एनएवी। दिल्ली का हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डायरेक्ट एनएवी से शुरू होगा। चंडीगढ़ का हाउस सबसे पहले जीएवी, जीएवी, ठीक है। जीएवी निकालते हैं फटाफट, ठीक है। एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं बेटा जनरली वो आपको जीएवी से मिलने शुरू होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसे आप चाहे तो कैलकुलेशन क्वेश्चन में कर लीजिए, वर्किंग नोट में कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। जीएवी कैसे निकालते हैं, पहले क्या चाहिए, ईआर, ईआर चंडीगढ़ के हाउस का ईआर क्या होगा, चंडीगढ़ के हाउस का ईआर होगा 3 लाख और 240 विच एवरेज हायर कंपेयर टू 210 विच एवरेज लोअर, तो 2,10,000। तो यहां पर जो हमारे पास रहेगा ईआर 2,10,000, ठीक है। और एआर कितना है, रेंट रिसीव 3,60,000 विच एवरेज हायर, तो हायर हमारे पास होगा 3,60,000, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ कोलकाता के हाउस में, सबसे पहले ईआर निकालते हैं 150 और 120 विच एवरेज हायर, 150 कंपेयर टू 90 विच एवरेज लोअर, ये होगा 90, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर हो जाएगा 90,000। तो ईआर जो होगा वो होगा 90,000 और एआर कितना दिया गया है, एआर हमें दिया गया है 180। तो आंसर के लिए हमें जीएवी लेना है 180, ठीक है। 1,80,000, तो 360 एंड 180। म्यूनिसिपल टैक्स, हाउस 1 का म्यूनिसिपल टैक्स चाहिए नहीं, हाउस 2 का म्यूनिसिपल टैक्स है 40,000 पे किया गया है निल, तो बेटा माइनस होगा निल। हाउस 3 का म्यूनिसिपल टैक्स है 30,000 पे किया गया है 20, तो हम लेंगे 20 क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स अलाउड होता है ऑन पेड बेसिस। तो यहां पर हमारे पास आएगी एनएवी 360, एनएवी 160, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, 30% 1,08,000 और ये होनी चाहिए 48,000, ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट, अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। इंटरेस्ट पहले मैं लेट आउट का ले लेता हूं, लेट आउट का इंटरेस्ट 140 विदाउट एनी लिमिट पूरा माइनस हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का 150 विदाउट एनी लिमिट पूरा माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में दिया गया है 2,80,000, सेल्फ ऑक्यूपाइड में दिया गया बेटा 2,80,000, मगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में जो लिमिट होती है वो होती है 30,000, कंडीशन पूरी होने पर 2 लाख। तो बताओ कितना लेंगे, 30,000 या 2 लाख। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउस बनकर तैयार हुआ, हाउस कब एक्वायर कंस्ट्रक्ट किए गए, 1/4/2012 या स्कैनर जो डेट लेंगे हम क्वेश्चन की वो 2010। तो कंडीशन क्या आती है, इफ लोन वाज टेकन ऑन और आफ्टर, इफ द लोन वाज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999
एंड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। ठीक है बेटा, यहां पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, देखो पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि अगर मकान 1/4/2010 या 2012 या उसके बाद परचेज और कंस्ट्रक्ट किए गए तो लोन उस डेट के बाद ही लिया गया होगा। तो पहली कंडीशन तो लोन की पूरी है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर पूरी हो गई होगी, या परचेज तो इमीडिएटली हो जाता है, बताया था। तो बेटा अगर एक डेट दी गई है तो दूसरी डेट को ना एज्यूम कर लेना कि हाँ इट हैज बिन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन हैज बिन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। अगर मैं ये कंडीशन फुलफिल कर देता हूं तो जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो 30,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो यहां पर हम इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे, 2 लाख रुपए। ठीक है, चलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -2 लाख, यहां पर निकल कर आएगी 1,12,000। स्कैनर से आंसर बोरो कर रहा हूं मैं, टाइम बच जाएगा थोड़ा, और ये 38,000। ठीक है, ये लीजिए। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों को प्लस कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा क्योंकि हमारी इनकम कम है, लॉस ज्यादा है। ठीक है, दैट्स इट। टोटल आप निकाल के दिखा दीजिएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये होगा 2 लाख रुपए, ये 38,000 इनको माइनस का है, ये प्लस का है, तो बेसिकली नेट अमाउंट लॉस निकल कर आएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जून 2019, 6 मार्क्स, 6 नंबर पर एग्जामिनर अटका हुआ है। ठीक है, 6 नंबर। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, इंस्टीट्यूट के स्कैनर में बेटा गलत है, एक ब्लंडर मिस्टेक एग्जामिनर ने यहाँ पर कर दिया। स्कैनर में भी की गई है, स्कैनर में तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया जाता है आंसर। जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर, ब्लंडर मिस्टेक की गई है। तरुण एम्प्लॉयड इन प्राइवेट कंपनी कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन जुलाई 2018। तरुण एक जॉब करता है प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, अब उसने एक पार्ट टाइम क्या करा, उसने एक बिजनेस शुरू किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन जुलाई 2018। जुलाई 2018 में उसने एक कंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्शन की कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन शुरू की। ही बोरोड 50 lakh from bank at 9% per annum. Interest up to 31/3/2019 was 2,20,000। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी, ऑलरेडी दिया गया है। एंड द पीरियड फ्रॉम 1/4/2019 टू 31/12/2019 वाज 2,30,000। देखो भाई, हम शुरू करते हैं यहां पर, हमें खत्म कहां पर करना होगा, चलिए डेट ले लेते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी ये कब की गई थी, जुलाई 2018 में, और हमें जो खत्म करना होगा वो कब करना होगा, 31 मार्च 2020 में, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-2020। अब ये आपसे कहा गया है, उसने 50 लाख रुपए का लोन लिया था, यहां पर लोन बोरो किया था 50 लाख का 9% पर एनम पर। मगर बढ़िया चीज ये है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी, ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, 31/3/2019 तक का इंटरेस्ट, मतलब यहां तक का इंटरेस्ट अगर हम बात करें, 31 मार्च 2019 तक का जो इंटरेस्ट है, इस पीरियड का इंटरेस्ट आपको दिया गया है, ये दिया गया है 2,20,000। ठीक है, एंड फॉर द पीरियड 1/4/2019, मतलब यहां से लेकर अगले दिन से लेकर 31/12/2019, 31/12/2019, ये हमारे करंट ईयर की बात कर रहे हैं। इसका जो इंटरेस्ट है 2,30,000, ये भी क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। एंड 142 वर्ड्स इंटरेस्ट फॉर द बैलेंस मंथ रिमेन अनपेड। बेटा यहां पर लिखा गया है कि ये वाले जो इंटरेस्ट हैं ये पेड है, ये वाला इंटरेस्ट पेड है, मगर इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है, इस पीरियड का, ठीक है, 3 महीने का जो इंटरेस्ट है करंट ईयर के, ये कितना है, ये है 1,40,000। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है। मगर आपको याद होगा इंटरेस्ट की रिडक्शन एक्रूअल बेसिस पर मिलती है, वेदर पेड और नॉट। ठीक है, तो ये एग्जामिनर ने आपको परेशान करने के लिए दिया है, इसके आप नोट जरूर दीजिएगा। इंटरेस्ट
डिडक्शन इन केस ऑफ इंटरेस्ट लोन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस वेदर पेड और नॉट। ठीक है, तो ये आप एक नोटिंग देंगे, इसका मतलब मुझे तीनों इंटरेस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2019। ये लीजिए बेटा, इस डेट पर, अच्छा ये इंटरेस्ट इस पीरियड का है, ध्यान रखिएगा। अब कहा गया है इस डेट पर कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ये लीजिए, इस डेट पर कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई हमारी। आगे, द बिल्डिंग वॉज लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/20 फॉर मंथली रेंट ऑफ 90,000। तो सर इस 3 महीने में, इन 30 महीने में लेट आउट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, लेट आउट फॉर 3 मंथ्स। अब इसके बाद हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें तो करंट ईयर में लेना है। तो बेटा ड्यूरिंग पी वाई, तो ये होगा इन प्रीवियस ईयर 1920। तो हमारे एग्जाम का जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया 1920, उसमें 3 महीने प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है। याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेक्टेड रेंट एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कहा था एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लिया जाता है हमेशा। मगर बेटा आपको याद होगा कंडीशन क्या थी, एक बार रिकॉल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब क्वेश्चन हमने पूरा एनालाइज कर लिया है, सॉल्व करना शुरू करना है, 1-2 पॉइंट रह गए हैं। एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस। हाउस का मतलब है जो कंप्लीट होता है। बेटा हाउस की कंस्ट्रक्शन इस डेट पर कंप्लीट हुई है, इसका मतलब हाउस जो एग्जिस्टेंस में आ रहा है, जो बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में आ रही है। हाउस का मतलब रेजिडेंशियल हाउस नहीं, हाउस का मतलब है हाउस। वो बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक, वो कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है, लेट आउट भी हो सकती है। जो हाउस एग्जिस्टेंस में आ रहा है वो आ रहा है 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, या 31 आप कह सकते हैं 31 दिसंबर 2019 या 31 जनवरी 2020 को। इससे पहले वो वर्क इन प्रोग्रेस था। तो यहां पर एसएससी मकान का मालिक जो है वो केवल 3 महीने के लिए, एसएससी मकान का मालिक केवल 3 महीने के लिए है। एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, जो एआर होता है, सॉरी, जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो हम 12 महीने के लिए ही लेते हैं, एमवीएफ आरवीएसआर। मगर बेटा अगर एसएससी मकान का मालिक ही नहीं है तो आप उसे 12 महीने के लिए नहीं ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एसएससी मकान प्रीवियस ईयर के में बीच में कहीं परचेज करता है, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के बीच में कंस्ट्रक्शन पूरी होती है, तो इन दैट सिचुएशन जो एक्सपेक्टेड रेंट होती है वो 12 महीने की नहीं आती। वो जिस डेट पर मकान परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उससे लेकर 31 मार्च तक की। तो इस क्वेश्चन में जो ईआर एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट किया जाएगा वो केवल 3 महीने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, वो केवल 3 महीने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट आपके पास जो रहेगा वो रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ये मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। म्यूनिसिपल टैक्स 1,20,000 पे कर दिया गया 10 जनवरी को। ही रिपेड 1,90,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। उसने प्रीवियस ईयर 1920 में प्रिंसिपल पे कर दिया। सर इसकी रिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है। आगे ये पॉइंट यूजलेस है, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ लोन अमाउंट है वो पे कर दिया, उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 9 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू है 9 लाख। तो बेटा आपका जो ईआर है वो 9 लाख है, ये पूरे 12 महीने का, तो मुझे चाहिए केवल 3 महीने का, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इसका मतलब जो 9 लाख रुपीज म्यूनिसिपल वैल्यू है यही होगी हमारी ईआर। तो ये हमारे पास होगी 9 लाख, प्रोपोर्शनेट इसको करते हैं डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3, ये आती है 2,25,000। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट 3 महीने का लेना है। कितना है एक्चुअल रेंट? यहां लिखा नहीं था मैंने एक्चुअल रेंट, ये था 90,000 पर मंथ, 90,000 पर मंथ, 90,000 पर मंथ। ठीक है जी, 90,000। तो चलिए 270, तो विच एवर इज हायर, जीएवी 270। म्यूनिसिपल टैक्स पूरा माइनस होगा, पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता है, वो प्रोपोर्शनेट नहीं करना, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे अलाउड होता है। तो डिडक्शन आपको मिलेगी यहां पर म्यूनिसिपल टैक्स की 1,20,000। एनएवी 1,50,000। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, आपने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा लेट आउट वाला जहां पर स्टैंड डिडक्शन ना दी गई हो। मुझे नहीं पता क्या लॉजिक था, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में बेटा आंसर गलत है। 45,000 की स्टैंड डिडक्शन मिलेगी 30% स्कैनर में, और सजेस्टेड आंसर में नहीं लिया गया है, तो ये गलत है यहाँ पर आंसर। माइनस इंटरेस्ट, ये बहुत ध्यान से आपको करना है।
ठीक है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैं अब आपके साथ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला इंटरेस्ट 2,20,000, ये जो 2,20,000 का इंटरेस्ट है ये होगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, ठीक है। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने 2,30,000 को नहीं लिया, मगर बेटा क्लास में पढ़ा था ना, याद आ गया? वेरी गुड, याद आ गया। जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन पूरी होती है उस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं करंट ईयर में आता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होती है? जिस डेट पर लोन लिया है वहां से शुरू होता है और जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन पूरी होती है उसके पिछले प्रीवियस तक, उससे पिछले प्रीवियस ईयर तक का इंटरेस्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पे इंटरेस्ट। इन अदर वर्ड्स, द ईयर इन विच हाउस इज परचेज्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, जिस प्रीवियस ईयर में मकान परचेज किया गया है या कंस्ट्रक्शन पूरी हो रही है, उस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन में शामिल नहीं होता। तो बेटा करंट क्वेश्चन में ये जो 2,30,000 का इंटरेस्ट है और ये जो 1,40,000 का इंटरेस्ट है, ये जो दोनों ही इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, टोटल ये होगा 3,70,000, ठीक है। ये होगा करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है, पूरा करंट ईयर में माइनस होगा। मगर ये जो है प्री कंस्ट्रक्शन, ये 5 साल में अलाउड होता है, अलाउड इन 5 years, तो ये होगा 44,000 पर ईयर। तो मुझे करंट ईयर में लेना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ये क्या होगी? करंट ईयर का 3,70,000 प्री कंस्ट्रक्शन की इंस्टॉलमेंट 44,000, तो ये होगा 4,14,000, ठीक है। 4,14,000 का इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे। अब निकालिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आंसर आएगा -309,000। आपके सजेस्टेड में जो आंसर दिया गया है या स्कैनर में वो है 264। एक्सक्यूज मी, इसको माइनस, इसको चेंज कर लीजिएगा। करेक्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन ये है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास इसका आंसर नहीं होगा अगर दिया गया है। अगर आप जून एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्कैनर जून एग्जाम के लिए लिया है तो यह आंसर नहीं होगा। दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जून के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर आपका जो लेटेस्ट स्कैनर है वहां पर ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं दिसंबर 2019 की। क्वेश्चन पूछा गया था और अभी तक सबसे हैवी क्वेश्चन है, ये है 9 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा, 9 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन। Mr. Arjun furnished the following details relating to 3 house properties at Erode, Tamil Nadu, let out by him during the previous year 2019-2020। 19, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया गया है। लेट आउट 9 महीने, 12 महीने, 11 महीने के लिए। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करना है। वैकेंसी फॉर द मंथ दी गई है, एक्चुअल रेंट दिया गया है, इंटरेस्ट फॉर बोरोड कैपिटल। बेटा यहाँ पर वैकेंसी का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करना, जो मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए थे, ठीक है, वो हम यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। आप चाहें तो इकट्ठे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्योंकि वैकेंसी का पॉइंट है थोड़ा परेशान कर सकता है, तो मैं यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग यहाँ पर सॉल्व करूंगा। कंप्यूट चार्जेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो पहले बात करते हैं हाउस 1 की। हाउस 1 सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ईआर। ईआर हाउस 1 का ईआर कितना है? 2,10,000, 2,40,000, विच एवरेज हायर कंपेयर टू 220 विच एवरेज लोअर, तो ये होगा 2,20,000। अब बहुत ध्यान से यहाँ करना एक्चुअल रेंट। बेटा एक्चुअल रेंट होता है रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट होता है रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। वैकेंसी का पीरियड नहीं लेते। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट आउट पीरियड 9 मंथ्स, 9 महीने का पीरियड है जिसमें प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, 3 महीने की है वैकेंसी, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, अंडरलाइन द वर्ड रिसीव्ड, 1,60,000। तो बेटा ये जो 1,60,000 रुपए रेंट रिसीव हुआ है ये 6 महीने का 9 मंथ्स का हुआ है। एक्चुअल रेंट फॉर 9 मंथ्स,
9 महीने का रेंट है जो रिसीव हुआ है, ये है कितना है 1,60,000 वैकेंसी है। तो चलिए शॉर्टकट और लॉन्ग मेथड दोनों से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैकेंसी की सिचुएशन नंबर 1 थी जब AR ER से ज्यादा होता है, नहीं सर ये तो कम है। तो दूसरी सिचुएशन थी जब AR ER से कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, और तीसरी थी जब AR ER से कम है फॉर अदर रीजंस। यहाँ पर AR ER से कम है, जी हाँ, तो रीजन चेक करते हैं। रीजन चेक करने का तरीका क्या बताया था बेटा, जितने महीने का वैकेंसी लॉस है उसको ऐड कर दीजिए। वैकेंसी लॉस मतलब कितने महीने का रेंट आपने लूज किया है। अब ध्यान से देखिएगा, जो AR पर मंथ होगा, AR पर मंथ कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर, अगर 1,60,000 रुपया है फॉर 9 मंथ्स, तो बताओ एक महीने का कितना होगा भाई। ठीक है, ऐसे निकालते थे ना छोटी क्लासेस में। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 9, ये आएगा आपका 17,777 रुपया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये रेंट आया। तो 3 महीने का रेंट, तो 3 महीने का जो रेंट आप ऐड करेंगे वो करेंगे 17,777 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा। अगर प्रॉपर्टी किराए पर पूरे 12 महीने के लिए दी होती, अगर प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने के लिए किराए पर दी होती, इवन देन जो हमारा एक्चुअल रेंट आता वो आता 2,13,331 रुपए। तो इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होती, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होती, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होती तब भी हमारा AR ER से कम होता। तो पहली सिचुएशन क्या थी, जब AR है ER से ज्यादा। दूसरी थी जब AR है ER से कम बिकॉज ऑफ वैकेंसी। और थर्ड थी जब AR ER से कम है फॉर अदर रीजन। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा AR है वो ER से कम है, और ये है क्योंकि प्रॉपर्टी कम रेट पर लेट आउट की गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, हाउस ये क्या है, AR इज, सिचुएशन क्या है यहाँ पर लिखो। अब सिचुएशन में यहाँ पर आपको लिख रहा हूं ताकि जब सॉल्व करो बाद में रिवाइज करो तो याद रहे। हियर AR इज लेस देन ER फॉर अदर रीजंस। ठीक है, एक बार उठा के देख लेना जो क्लास में मैंने आपको कराया था, तो ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है तो यहाँ पर GAV क्या होती है इन दिस सिचुएशन, GAV इज इक्वल टू ER माइनस वैकेंसी लॉस, ER माइनस वैकेंसी लॉस। तो ER माइनस वैकेंसी लॉस कैसे निकालेंगे, ER माइनस वैकेंसी लॉस है ये, और सॉरी ये तो एक महीने का है, वैकेंसी लॉस है बेटा ये, इसे माइनस कर देंगे अपने ER में से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो GAV मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में निकल कर आएगी 220 माइनस, ये 3 महीने का कितना था हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास निकल कर आएगा 166,669 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अच्छा याद है इसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था कि वैकेंसी की कोई भी सिचुएशन हो भाई, आंसर में से GAV से मिलना शुरू होता है ना, आपको बताया था। तो वैकेंसी की कोई भी सिचुएशन है तो आपको मैंने एक शॉर्टकट दिया था। क्या शॉर्टकट दिया था, शॉर्टकट आपको दिया था ER माइनस वैकेंसी लॉस और ER माइनस वैकेंसी लॉस अगर निकालोगे तो ये आएगा 166,669 और AR 1,60,000 विच एवर इज हायर। ये लीजिए, याद है शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट क्या बताया था, जब भी वैकेंसी की सिचुएशन होती है तो आप क्या करो, ER में से, फिर केस 1 केस 2 केस 3 भूल जाओ, शॉर्टकट क्या बताया था कि ER में से वैकेंसी लॉस को माइनस कर दो और उसे कंपेयर करो जो आपका एक्चुअल रेंट है विच एवरेज हायर। ठीक है, तो इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ती। एग्जाम में इसके मार्क्स भी जनरली नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं मिलते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो हमेशा आपका जो मार्किंग स्कीम होती है वो GAV से स्टार्ट होती है। तो उससे पहले आप शॉर्ट करें, लॉन्ग कट करें, वर्किंग नोट में दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक एग्जामिनर स्पेसिफिकली डिमांड ना करे। ठीक है, तो आंसर है GAV। तो आप इस शॉर्टकट से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। GAV है 166,669 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, हाउस 1 का म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, लास्ट पॉइंट है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बीइंग 2 मंथ्स म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू 2 महीने की। ठीक है, अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,10,000 पहले हाउस की,
तो 2,10,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 2, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 35,000, इसके इक्वल म्यूनिसिपल टैक्स पे किया गया, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो माइनस करेंगे बेटा 35,000 रुपया, तो ये होगी एनएवी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एनएवी। 131,669 माइनस स्टैंडर्ड ऑक्शन माइनस इंटरेस्ट। स्टैंडर्ड ऑक्शन 30%, 39,501, एंड इंटरेस्ट कितना दिया गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,05,000। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब बेकार है। ये हो गया हाउस वन की इनकम। $12,000 831 माइनस। ठीक है, ये लॉस निकला है। चलिए हाउस टू पर चलते हैं। हाउस टू, हाउस टू में वैकेंसी है जी? नहीं, हाउस टू में वैकेंसी नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर जो आपके पास जीएवी है वो कितनी है, एआर कितना है? हाँ जी, एआर 330, 360, विच एवर इज हायर, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज गिवन। 360 एआर, ये था ईआर, सॉरी इट वाज ईआर। नाउ एआर 2,40,000 पूरे 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, विच एवरेज हायर, जीएवी विच एवरेज हायर 360। ठीक है, यहाँ नोशनल इनकम टैक्सेबल हो गई क्योंकि एक्चुअल रेंट 2,40,000 है और ईआर आपके पास 3,60,000 रुपया है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स 2 महीने के म्यूनिसिपल वैल्यू के बराबर, तो 330 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 2, 55,000, एनएवी 3,05,000 माइनस स्टैंडर्ड ऑक्शन 30% स्टैंडर्ड ऑक्शन 91,500 माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं है यहां पर, सो 2,13,500 ये हो गया बेटा हाउस टू की इनकम। अब हाउस थ्री पर चलते हैं। हाउस थ्री, हाउस थ्री में भी वैकेंसी है, हाउस थ्री में वैकेंसी है। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से बताता हूं, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से करते हैं, चलो ठीक है। तो ईआर, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर लेते हैं। ईआर माइनस वैकेंसी लॉस, ठीक है, शॉर्टकट से समझा रहा हूं, लॉन्ग कट आपको पता है शॉर्टकट। तो ईआर, ईआर कितना होगा, 240 और 3 लाख विच एवरेज हायर, ये होगा बेटा 3 लाख, माइनस वैकेंसी लॉस, वैकेंसी लॉस निकालो। प्रॉपर्टी 11 महीने के लिए किराए पर दी गई है, 1 महीने वैकेंट है और किराया है 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000 है बेटा 11 महीने का किराया, तो एक महीने का कितना होगा, 330 डिवाइड बाई 11, 3,30,000 मिल रहा है। देखो 3,30,000 रुपए का किराया मिल रहा है और प्रॉपर्टी 11 महीने के लिए वेकेंट है, 11 महीने के लिए किराए पर चढ़ी है, तो ये 11 महीने का रेंट है। तो जो एक महीने का आएगा वो आएगा 30,000। ठीक है, तो ये आएगा 2,70,000। ए आर 3,30,000 विच एवरेज हायर, ठीक है, विच एवरेज हायर। तो जी भी आपके पास क्या होगी, यहाँ वैकेंसी की सिचुएशन लगेगी नहीं है, वैकेंसी का केस नंबर 1 आएगा व्हेन ए आर इज मोर देन ई आर। 330 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, 2 महीने के म्यूनिसिपल 2 महीने के म्यूनिसिपल वैल्यू के बराबर है, तीनों में सेम था, निकालिए। 2,40,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 2, ये होगा 40,000, 290 एनएवी माइनस स्टैंडर्ड ऑक्शन 87,000
एंड फाइनली इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में 2,10,000 रुपया। तीनों घर लेट आउट थे, 2,10,000 रुपया, 7,000 रुपये का लॉस आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये हाउस 1, हाउस 3 का लॉस, हाउस 2 में प्रॉफिट सेट ऑफ कर देंगे, इनकम आ जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन था 9 मार्क्स का, क्योंकि बड़ा है। तीन हाउस की इनकम अलग अलग आप कैलकुलेट करके दिखाइएगा। आई वुड सजेस्ट कॉलम फॉर्म में मत कीजिएगा, थोड़ी परेशानी हो सकती है। 3 क्वेश्चन 9 नंबर, तो मतलब आप मान के चलिए कि एक जो आंसर है वो 3 नंबर का है। जो भी एजम्पशन ली है या जो नो आपने इसमें कोई एजम्पशन तो आपने ली नहीं है, तो कोई नोटिंग देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो वाइंड अप करते हैं। प्रैक्टिस अच्छी तरह करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।